अच्छा सॉरी मेरी ये बताइए कि मुझे हमें किस तरह करना है, हमने पूछना है, मुझे आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या प्रोटोकॉल है, किस तरह करना होगा। हाँ, इसी तरह से ये लॉन्ग केस आपके पास है, ये एक अच्छा। सिनेरियो है, और इसके बाद आप पूछेंगे स्टूडेंट से कि किस तरह से जो है वो जो है फर्दर हिस्ट्री लेगा। उसके बाद जो है रिलेवेंट एग्जामिनेशन क्या करेगा, इस दोनों प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स को देख के ये समझे कि ये एक पेशेंट जो है उसके लिए एक अच्छा लॉन्ग केस ये है। बताएं कि इसमें कैंडिडेट एक ही है या सबसे पूछना है, नहीं, क्या हिसाब है। कैंडिडेट कैंडिडेट एक ही होगा। अच्छा कौन है, जरा उस सामने आ जाए, हु इज द कैंडिडेट। सर ये कैंडिडेट लॉन्ग कौन करना चाहता मैं है। मैं सर करता हूँ सर, मैं करता हूँ सर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लें। आप अपना जरा मैं इंट्रोडक्शन करा दें। डॉक्टर अयाज हूँ सर। ओके। सर आप मुझे अच्छा जानते हैं डॉक्टर अयाज, ये लॉन्ग केस है। ये सामने सिनेरियो दिया गया है। 31 old female patient है। She presented with the backache for 3 months and difficulty in walking for 2 months. जी सर। इस पेशेंट में आपके पास you have only 5 minutes and you should take relevant history. What you will ask for and why you are asking these things. सर इसमें इस तरह होता है कि हम ये लॉन्ग केस है तो हम इसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद सर हम रिलेटिव जो रिलेवेंट एग्जामिनेशन या हिस्ट्री है वो लेते हैं। तो इसमें सर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है सर, थोड़ा सा ज्यादा लगता है सर, 5 मिनट लेकिन से ज्यादा। फिर भी आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना 1 ही घंटा है, 1:30 बजे तक। ठीक है, तो ओके हाफ एन सर। तो आवर में आप इसको कंप्लीट करें। आप इसमें ओके relevant सर। history तो ले लें। जी सर। तो सर it's a long case. I will start from greeting, introduction, consent, biodata, and then I will explain the given points here given sir in the scenario sir. First the basic. I will ask about first the duration, whether it is acute, subacute, or chronic sir. Then I will ask about the onset, whether its onset is insidious or it is insidious or sudden sir. Then I will ask about the site, at which specific site the pain feeling by the patient sir. And then I will ask about the severity, which type of pain the patient is having, जिसमें हम कहते हैं कि हम आपको 10 पॉइंट देंगे और इस तरह सर वो वही वाला करेंगे सर। इसके बाद सर I will ask about the radiation of the pain sir, whether the radiation of the pain is unilateral or bilateral sir. अगर यूनिलेटरल है तो मैं पेशेंट को कहूंगा कि आप मुझे हाथ पैर के बताइए कि कहाँ तक आपका पेन जो है सर वो रेडिएट करता है सर, दोनों साइड पे सर। इसके बाद सर आई विल आस्क अबाउट वेदर the pain aggravating and relieving factor sir, whether the pain is aggravating with Valsalva maneuver or not sir। जो पॉइंट्स है वही मैं जल्दी जल्दी पेशेंट से करूंगा सर। इसके बाद सर मैं आऊंगा जो कि 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन सर। मैं ट्यूमर पे आऊंगा, मैं पेशेंट से पूछूंगा कि आपको जो दर्द रात के वक्त ज्यादा होता है कि नहीं, क्या आपने कोई वेट लॉस किया हुआ है कि नहीं, क्या आपको कोई टेम्परेचर है कि नहीं है, और आपको पसीना आता है कि नहीं है स्पेसिफिकली रात के वक्त सर, और आपको कभी चोट लगी है कि नहीं, अगर चोट लगी है तो कितने टाइम बाद आपको जो है ये दर्द जो है ये स्टार्ट हुआ है सर। इसके बाद मैं पेशेंट से पूछूंगा जो कि स्फिंक्टेरिक डिस्फंक्शन है उसी के बारे में पूछूंगा कि उसी को यूरिनरी रिटेंशन वगैरह कुछ या इम्पोर्टेंसी के बारे में। इसके अलावा सर मैं पूछूंगा कि उसे सिर्फ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी है या फीकल इनकॉन्टिनेंसी भी है, जो कि कुछ डिफरेंस करता है डिजेनरेटिव और जो ट्यूमर है उनमें सर। इसके बाद सर मैं आऊंगा डिफिकल्टी एंड वॉकिंग, जो कि डिफिकल्टी एंड वॉकिंग है उसी तरह मैं ड्यूरेशन, ऑनसेट, सिवियरिटी वही चीज ही पूछूंगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि ये प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है। अगर डिस्टल है या प्रॉक्सिमल है तो कोई स्पेसिफिक कोई जगह है, कोई स्पेसिफिक डर्माटोमाइटोम इन्वॉल्व करता है कि नहीं, मतलब कोई फूड ड्रॉप वगैरह या वैसी ही वीकनेस है। इसके बाद सर मैं उनसे पूछूंगा कि आपको एट्रोपी है कि नहीं है, गोश्त कम हुआ है कि नहीं है। इसके अलावा उसको कोई फेसिकुलेशन है कि नहीं है, उसको उसके पाँव में कोई सख्ती है कि नहीं है, मतलब जो कि मुझे अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए सर। इसके अलावा सर मैं उनसे पूछूंगा कि कोई एक्टिविटी जो आप इस वक्त कर सकते हो, मतलब आप वॉशरूम तक जा सकते हो, यानी कि मुझे इसकी सीवियरिटी उन चीज़ों का असर जो है ये पता चले सर। ये सर मेरी रिलेवेंट हिस्ट्री है सर। आपने इम्पोर्टेंस का क्यों पूछा, ये तो 31 ईयर ओल्ड फीमेल है।
किस इम्पोर्टेंट का सर? आपने कहा ना मैं उससे इम्पोर्टेंस की भी हिस्ट्री लूंगा। इम्पोर्टेंट सर? इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस नहीं सर, वो तो मैं जल्दी में जा रहा था तो इम्पोर्टेंस। नहीं, वो मैं जल्दी में जा रहा था सर, तो मैं फीमेल का वो जेंडर भूल गया था जल्दी जल्दी में सर। मैं टाइम कम था सर, तो अच्छा, ये इसीलिए। बताइए कि आपके जहन में क्या चीज हो सकती है? इसमें सर यू आर मेरे आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट डिफरेंट डिजीजेस। ओके सर, तो मेरे सर So मेरे what जहन में you are thinking? सर आई एम थिंकिंग अबाउट सर द degenerative and neoplastic sir. Neoplastic and degenerative. Neoplastic तो first. क्या कोई you are thinking about degenerative neoplastic? Is there can be anything else or not? जी सर। Because the patient, we are giving you only 2 points. One, there is backache, and the other is there difficulty in walking. तो जी सर। इसमें why you are only concentrating on neoplastic and degenerative? सर डीजे न्यूप्लास्टिक में मैं इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि ये फीमेल पेशेंट है सर, और इसकी जो हिस्ट्री है वो 3 मंथ्स है सर, ठीक है सर, और डिफिकल्टी एंड वॉकिंग भी है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ट्यूमर जो है वो मतलब कंप्रेस कर सकता है किसी एरिया को जिससे ये चीजें आ सकती है सर। तो इसे ये मतलब ये जो तो क्या इसमें इसमें मैं इसमें मतलब तो हम ये कि जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना। ये बताएं कि बिना क्या इसमें इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं? सर इसमें इन्फेक्शन यहाँ पर इसलिए ये तो मुझे मतलब एग्जामिनेशन पे पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई किसी पेन वगैरह का मतलब या टेम्परेचर वगैरह का नहीं बताया गया है, ठीक है सर। नहीं तो नहीं, आपको तो सिर्फ हमने we have given you only 2 points. One is pain and the other is difficulty in walking. Backache ये is pain. हो सकता है तो सर। why you are not thinking about infection as well? तो मैंने क्या इन्फेक्शन हिस्ट्री पे इन्फेक्शन का पता नहीं चलता? मैंने इन्फेक्शन का बताया सर कि मैं मतलब टेम्परेचर का पूछूंगा मैं, पसीना आता है कि नहीं, मतलब जो वही मैंने पूछ लिया हिस्ट्री में सर। नहीं, इसमें देखिए, in this scenario we have no patient. ये तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि एक फीमेल है, she has backache and she is difficult in walking. तो इसमें जी सर। चूंकि पेशेंट नहीं है बीच में, हम एक जनरल वो चीज है, तो इसमें यू शुड थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल हाँ डी पैथोलॉजीज। सर, जी सर। समझ आ गए ना? यानी अब जी आपको सर। कैसे कैसे पता चलेगा इसको डिजेनरेटिव डिजीज है? आपको कैसे पता चले इसको न्यूप्लास्टिक है? कोई चीज तो ऐसे नहीं हमारे सामने। तो सर यहाँ इसमें पे यू शुड थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल कॉजेज। सर आप मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? जी जी। ये आवाज बीच में कट गई थी सर, तो मैं नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ कि इसमें देयर इज नो पेशेंट इन फ्रंट ऑफ अस। यस तो सर। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले हैं कि a patient who is 35 years old, she has backache and there is difficulty in walking. तो इसमें आपके सामने जितने भी डिफरेंशियल हैं, you should ask about all of these things जी relevant to सर। these differential diagnosis. जी So सर। we should not only concentrate on degenerative and neoplastic lesion. The other possible pathologies should also be in your mind. और अपनी जी सर। relevantly पूछ रहे हैं उसके बारे में। जी सर। अच्छा, इस पेशेंट में आपने यानी डिफरेंट करने के लिए कि भाई whether there is degenerative, whether there is neoplastic, whether there is मेट्स भी हो सकते हैं, क्या इसमें कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, तो आपने हर एक चीज के बारे में पूछना है। जी सर। तो अगर if you are thinking about any neoplastic lesion, what you will ask for? सर तो वो तो मैं पेन के कैरेक्टरिस्टिक के उसके बारे में पूछूंगा कि आपको रात के वक्त दर्द होता है कि नहीं, और आपका वजन जो है वो कम हुआ है कि नहीं है सर। इसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी जरूरी है मेरे लिए, और पेशेंट अगर मैं ऊपर जाऊँ तो पेशेंट से ये भी पूछ सकता हूँ कि आपको अच्छा, मतलब रात को why you are asking specific question कि आपको रात को दर्द होता है कि नहीं, क्या लॉजिक है इसके पीछे? या सर इसमें ये होता है कि ड्यूरा जो है वो कार्ड और ट्यूमर के दरमियान कंप्रेस होता है सर, तो जो वेना स्टेटस होता है सर इसमें इस्कीमिक चेंजेस आते हैं,
और फिर इससे सर पेशेंट को दर्द फील होता है सर, ये एक इलाज नहीं, है। when the lesion is lying inside the dura, so how can a dura come between the card and tumor? सर इसमें अगर के लीजन जो है वो मतलब अगर ड्यूरा कंप्रेस हो जाए सर, तो फिर इससे इस्कीमिक चेंज आ सकते हैं कि अगर कार्ड मतलब अगर ट्यूमर अंदर से भी बढ़े तो फिर भी ड्यूरा कंप्रेस हो सकता है सर। और अगर कार्ड और ट्यूमर के दरमियान अगर एपिड्यूरल ट्यूमर, आपने ये कहा कि the dura is compressed between the tumor and card, कैसे? अगर इंट्राड्यूरल ट्यूमर तो कैसे फिर between the two किस तरह आएगा ड्यूरा? अगर इंट्राड्यूरल ट्यूमर है सर तो मतलब ट्यूमर बढ़ के अंदर से ड्यूरा को कंप्रेस करेगा। अगर के एपिड्यूरल ट्यूमर है, कोई मेट्स है सर, तो फिर वो ट्यूमर बाहर से कंप्रेस करेगा और जो कार्ड है वो अंदर से मतलब इनके बीच आएगा। मतलब आउटसाइड से प्रेशर आएगा तो कंप्रेस होगा, और अगर अंदर से तो अंदर साइड। रात को क्यों होगा कंप्रेशन? तो दिन में भी करता है, लेकिन रात को पेन क्यों होगा इसमें? सर इसमें वो कहते हैं कि वेन स्ट्रेस होता है और फिर इस्कीमिक चेंज और वही चीज, तो इससे दर्द मरीज को मतलब ज्यादा होता है जो कि रिकम्बेंसी पेन है ना सर। तो वो चूंकि रिकम्बिनेंट टाइम ज्यादातर रात के वक्त आता है सर, तो इसी वजह से पेन मतलब हम ज्यादातर रात के वक्त पूछते हैं ना, मतलब पेशेंट तो आप सही, मरीज तो आई थिंक इट इज नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, इफ यू आर सस्पेक्टिंग इन्फेक्टिव लीजन तो फिर आप क्या पूछेंगे? हमारे ख्याल में हिस्ट्री का टाइम खत्म होने वाला है जी। सर तो इसमें मैं पूछूंगा कि आपको मतलब टेम्परेचर होता है कि नहीं, आपको कोई पसीना आता है कि नहीं, आपका वेट कम हुआ है कि नहीं, और आपका पेन किस किस्म का है? वेट भी कम नहीं हुआ, पसीने भी नहीं आ रहा, और क्या पूछेंगे? उसका वेट भी कम नहीं हुआ है, पसीने भी नहीं आ रहा, और क्या पूछेंगे आप? टेम्परेचर भी है टेम्परेचर भी नहीं है, उसको नहीं है टेम्परेचर। किसी और जगह पे किसी और जगह पे आपको कोई मतलब इन्फेक्टिव कोई कुछ तो है कि नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, और मतलब कुछ सीने नहीं है वहां पे, सीने में नहीं है। तो पेन कैरेक्टरिस्टिक भी एक उसमें है सर, पेन भी ज्यादा होता है, फील होता है मरीज को। उसमें चीज है एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ये लफ्ज जो है ना, इसको जरा बार बार इस पे जोर दे दे कि आपने देखा होगा कि कैरी स्पाइन वाले पेशेंट जो है ना, वो तो सांस लेते हुए भी चीखते हैं। ओके जी सर। सो हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री ले ली, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द एग्जामिनेशन। सो इस पेशेंट में आप स्पेसिफिक रिलेवेंट एग्जामिनेशन कर ली। यानी अगेन देयर इज अ पेशेंट, देयर इज बैकएक एंड देयर इज डिफिकल्टी इन वॉकिंग, तो आपने रिलेवेंट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करनी है। Okay, sir. I will start my examination from general physical examination, sir. General physical examination में मैं सर वाइटल्स को जल्दी जल्दी टेम्परेचर, पल्सेस, बीपी वगैरह जो है जल्दी जल्दी करूंगा। इसके अलावा सर मैं लिम्फ नोड्स, एनीमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट, चेस्ट स्कल्टेशन, एब्डोमेन वगैरह ये चीजें जो है जल्दी जल्दी से सर मैं करूंगा। इसके बाद मैं स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पे आऊंगा, तो स्पेसिफिक पे मेरे पास जो है सर वो मैं प्रॉपर एक्सपोजर के बाद सर आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में मैं देखूंगा कि कोई मतलब पोजीशन ऑफ द लिम्स देखूंगा, कोई एट्रोफी देखूंगा, फिस्कुलेशन देखूंगा, कोई स्कार है कि नहीं है। ये सब चीजें करने के बाद सर अगर मुझे कोई एट्रोफी मिलती है किसी साइड पे, तो मैं फिर मेजरमेंट भी कर सकता हूँ और इसको नोट भी कर सकता हूँ सर। इसके बाद सर मैं आऊंगा इसके जो है सर इंस्पेक्शन पल्पेशन, फिर मैं आऊंगा सर। एक काम करें, जो भी चीज आप देख रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, अपनी रीजन भी साथ साथ बताइए कि मैं एट्रोफी इसलिए देखना चाहता हूँ, मैं मेजरमेंट इसलिए करना चाहता हूँ। ओके साथ साथ रीजन भी, तो क्योंकि मैं नो पेशेंट। ओके सर जी सर, मैं पोजीशन ऑफ द लिम्स को इसलिए देखना चाहता हूँ कि कोई फुट ड्रॉप है कि नहीं है सर। मैं जो है सर ये फिस्कुलेशन एट्रोफी इसलिए देखना चाहता हूँ कि अपर लिम्स है या अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन है। इसके बाद सर मैं मेजरमेंट इसलिए करना पेसिकुलेशन इसलिए देखना चाहता हूँ कि अपर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन है। साथ में मैं बल्क मेजरमेंट दोनों में फर्क मालूम करना चाहता हूँ कि उसे ऑब्वियस एट्रोफी है कि नहीं है सर। इसके बाद सर मैं आऊंगा टोन पे, तो टोन में देखूंगा कि सर ये मतलब टोन ज्यादा है या कम है। अगर मतलब इसमें टोनिसिटी ज्यादा हो तो ये मुझे अपर मोटर न्यूरॉन का वही देगा सर। इसके बाद तमाम जो वो है उसमें मैं सर टोन चेक करूंगा। इसके बाद सर मैं आऊंगा पावर पे, तो पावर में चेक करूंगा तमाम जो माइटोम्स है हमारे पास सर, L2 L3 L4 L5 ये सारे जो
वही है माइटोम, उसी में मैं पावर चेक करूंगा, फुट ड्रॉप को देखूंगा, जो भी उसकी पावर है उसको मैं नोट करूंगा कि किस तरह की इसकी पावर है सर। इसके बाद सर मैं आऊंगा इसके रिफ्लेक्सेस पे, तो रिफ्लेक्सेस में मुझे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्स ब्रेस्क है या ये कम है, तो इससे भी मुझे पता चलेगा कि मैं मतलब न्यूप्लास्टिक की तरफ जाऊँ या डिजेनरेटिव की तरफ जाऊँ, इससे मुझे वही पता चलेगा सर। नहीं, क्या मतलब, एक मिनट, अगर रिफ्लेक्सेस ज्यादा है तो क्या वो न्यूप्लास्टिक ही होगा? वो ज्यादातर न्यूप्लास्टिक की तरफ जाता है। अगर के रिफ्लेक्सिस कम है, फॉर एग्जांपल इसमें रिफ्लेक्सिस ब्रेस्ट है, एंकल भी कम है, और इसमें जो है सर ये एंकल और नी वाला कम है सर, तो ये ज्यादातर मतलब उसकी तरफ जाते हैं, डिजेनरेटिव की तरफ जाते हैं, मतलब लोअर। ये पेशेंट है, उसकी पावर भी कम है एंड देयर आर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, तो क्या इसमें डिजेनरेटिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसमें सर पावर कम है, पावर भी कम है, द पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक एंड देयर आर अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, तो क्या डिजेनरेटिव हो सकते हैं कि नहीं? हाँ हो सकता है सर। तो फिर तो आप क्यों कह रहे कि भाई जब अपर मोटर न्यूरॉन तो मैं न्यूप्लास्टिक तरफ जाऊंगा? तो सर इसमें ये है कि हम अक्सर ज्यादातर हमारे पास जो कार्ड है ना, और या वही पेशेंट आते हैं सर, तो उसमें ये होता है कि उसमें सर हमारे पास रिफ्लेक्सेस कम होते हैं ना सर, मतलब बायलेटरल लॉस होता है एंकल अच्छा, का। ये बताइए कि क्या क्या न्यूप्लास्टिक में कार्डियक नहीं हो सकता? न्यूप्लास्टिक में हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन तो ज्यादातर जो फिर आप हम क्यों, व्हाई यू आर कंसीडरिंग अपर मोटर न्यूरॉन ओनली फॉर न्यूप्लास्टिक? सर मतलब पेशेंट प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है सर कि मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि मतलब हमारा तो इतना वो नहीं है, हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि मतलब कार्डियक है या कोई मतलब न्यूप्लास्टिक लीजन है, मतलब जो नीचे वाला जो सर वही है, क्या नाम है उसका, ये ज्यादातर जो प्रेजेंट करता है हमारे पास तो ये होते हैं सर। लाल, आपने इनको बताया है रिलीवेंट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन? डॉक्टर लाल? Dr. Lal is disconnected, huh? जी सर। मुझे लगता है डॉक्टर लाल जो है ना, ओके। तो आपको डॉक्टर लाल ने जो है रिलेवेंट हिस्ट्री बताई इसकी कि एक तो आपने जो है उनको बताई, और दूसरा जो है उन्होंने आपको जो है बताया कि पेशेंट को क्या क्या हो सकता है? जी सर। बताया? तो हम सर एग्जामिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि एग्जामिनेशन किस तरह करनी है जल्दी जल्दी से। हाँ, लेकिन आपको आपने तो एग्जामिनेशन में ये भी कहा कि मैं लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए भी देखूंगा, अपर मोटर न्यूरॉन के लिए भी। तो जी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप क्या क्या देख सकते हैं, क्योंकि पैराप्रेसिस है, हमने आपको ये नहीं बताया है कि उसको मतलब डिफिकल्टी वॉकिंग में है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन। नाउ द पेशेंट इज हैविंग द बैकएक व्हिच इज रेडिएटिंग टू द हिप्स बायलैटरली, ओके। जी सर। Numbness below the mid chest, progressive balance problems, walks with walker and feels legs disconnected from the body. This is the relevant history to this case. And examination, this patient is morbidly obese women, mild weakness in both iliopsoas muscles. Are you getting my point? Yes sir. Sensory level at T4, thoracic 4, lower extremity hyperreflexia, bilaterally clonus is positive, and the gait is spastic. जी सर। Assam, जी सर। जी सर। can I have a next slide, Assam? Okay, so this is the slide which is in front of you. Now tell me what is the differentials, okay? जी सर। On the basis of this your history examination, you examine and you find out that the patient is obese and there is a mild weakness in the upper muscles of the thigh, and sensory level is the T4, lower extremity hyperreflexia, bilaterally clonus is positive, and gait is spastic. Now जी सर। tell me what are your differential diagnoses on the basis of this history and examination? Okay sir, my first one is a neoplastic sir.
ओके। इसके बाद सर डिजेनरेटिव है और इसके बाद इन्फेक्टिव है सर, ये अच्छा, 3 फर्स्ट पे आपने नियोप्लास्टिक जो है ना रखा, तो जी सर। नियोप्लास्टिक के लिए कौन सा नियोप्लास्टिक लीजन? इसमें न्यूप्लास्टिक सर जो आते हैं इस केस में जो मैं समझता हूँ सर, वो तो खैर इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी भी हो सकता है, और इसके बाद मतलब जो मेनिंजियोमा और जो कि schwannoma ये है सर। इसके अलावा मैं आऊँगा सर जो इंट्रामेडुलरी है, इसमें एपिंडाइमोमा और एस्ट्रोसाइटोमा है। इसके अलावा सर जो हम बाहर की तरफ आते हैं तो फिर मैं मेट्स रखूंगा, जिसमें एपिड्यूरल जो लीजन है सर वही आते हैं। तो ये अगर न्यूप्लास्टिक। अगर अगर आप इंट्राड्यूरल की इंट्रामेडुलरी की बात करते हैं, तो इंट्रामेडुलरी में कभी भी स्पास्टिक पैरालिसिस नहीं होगी, वो सर वो तो कंप्लीट फ्लैसिडिटी मैं होगी, ठीक है? हाँ, मैंने डीडीज का बताया है सर, वो कि या, कौन कौन सी न्यूप्लास्टिक रखनी है सर। लेकिन वो भी आप डीडी जो है ना इस हिसाब से बताएंगे ना जैसे पेशेंट को पेन है, जी सर। ठीक है? जी कैन सर। आई हैव अ नेक्स्ट स्लाइड, Assam? Okay. Now, how you will investigate? So, your first DD is the neoplastic, and second is the uh, degenerative. डीजन What जी सर। kind of the degenerative problem you are suspecting at this level? सर चूंकि इस मरीज का एज 31 है, तो इसमें मैं ये डिस्क हर्निएशन का और ये जो वही है वही कर सकता हूँ, डिस्क बल्ज। और क्या हो सकता है? और स्टेनोसिस सर इस एज में नहीं हो सकता, पेसिट भी इसमें नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर मैं उसका बताऊँ, ये सिस्ट, तो सिस्ट भी इसी एज में नहीं हो सकता सर। इसी एज में ज्यादातर हमारे पास अगर हो सके तो मतलब अगर कोई हेवी वेट उठा ले या कोई कर ले तो डिस्क हर्निएशन, ये डिजेनरेटिव हो सकता है सर। आपने सुना है कभी नाम ऑसिफाइड लिगामेंट फ्लेवम का? ऑस्टियोपॉइड लिगामेंट ऑफ फ्लेवम सर, हाँ सुना है सर। जी, हो सकता है वो। सर हो तो सकता है, लेकिन इसी एज में अगर 31 ईयर ओल्ड फीमेल है तो इसमें वो तो तो ज्यादा ओल्ड एज में। नहीं, 31 एज में डिस्क हो सकती है, ऑसिफाइड लिगामेंट फ्लेवम नहीं हो सकता। हो तो सकता है सर, ये तो मतलब वेरिएशन तो हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर एज में प्रेजेंट होता है अगर एज हमारे पास ज्यादा हो सर। ओके, कैन आई हैव अ नेक्स्ट जी सर। स्लाइड? So how you will investigate? सर एमआरआई विद एंड विदाउट कंट्रास्ट से स्पाइन से मैं Okay, करूंगा ठीक है, ये रीड करें एमआरआई को। सर। दिस इज एमआरआई dorsolateral spine with axial and sagittal images sir, T2 weighted images. सर इसमें ये there is a hypointense area at the level of extending from T4 to T7, but more significant at the level of T4, T5, and less significant at other levels, sir. ठीक है। And the T2 weighted, the axial images also shows a hypointense area which compressing the cart from above, from the body side, sir. I think that one. So what is your diagnosis? सर तो इसमें सर ये डिजेनरेटिव है ना, और क्या है डिजेनरेटिव, क्या चीज है? सर तो यहाँ पे पोस्टीरियर जो लिगामेंट है सर, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, उसकी भी हाइपरट्रॉफी मुझे लग रही है, क्योंकि डिस्क तो इस तरह नहीं होता सर। कैसे होता है? डिस्क डिस्क सर अगर हम एक्सियल पे आ जाए तो सर एक्सियल में सर वो किसी साइड पे जाके फोरामेन को सर वो करेगा, मतलब किसी फोरामेन के साइड पे जाएगा या सेंट्रल जाएगा सर। तो तो ये ये तो क्या, ये एक्सियल सेंट्रल पे नहीं है? ये सेंट्रल है कि नहीं?
नहीं सर, आप एक्सियल पे जाए सर, ये एक्सियल जो है तो ये ये सामने पड़ा ऊपर हुआ है, साइड जो नजर तो आ रहा है ना, ये बी नंबर में देखिए, ये सी में देखिए, एक्सियल में सारी सामने बिल्कुल, ही तो सेंटर में है, थोड़ा सा एक साइड पे, लेकिन मैंने सेंटर है। सर। ये तो जो एबनॉर्मेलिटी है वो ऊपर से कंप्रेस कर रही है, जो मतलब जो बॉडी है ना सर, ये आप सर अगर हम एक्सियल पे देखें अच्छा, मतलब ये T4 T5 की लेवल पे देयर इज कंप्रेशन, तो ये जो यस सर। पैथोलॉजी है, इसका कोई और चेंजेस इसमें है? आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? Sir, this is a MRI dorsolumbar spine T2-weighted images, sir, showing a hypointense area which is extending from T4 to T7, but most significant at the level of T4, अच्छा, T5, sir. इस पेशेंट की काउंसलिंग में क्या बताएंगे आप उसको? सर इसमें मैं इस तरह बताऊंगा कि पहले जो ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ चीजें है वही बताऊंगा, फिर मैं उनसे इसके नहीं, बारे में पूछूंगा कि क्या। ऑन द बेस ऑफ दिस एमआरआई, ये एमआरआई में जो चीज आपको नजर आ रही है, इसके बेस पे कोई काउंसलिंग करेंगे स्पेसिफिकली? आप सारी वो डिटेल नहीं बताएं। ओके सर, तो इसमें ये बताऊंगा सर कि आपके जो हरामी मगज है इस पे मतलब वो कंप्रेस कर रहा है कोई चीज जो भी है सर, और चूंकि आपको इस किस्म के साइन सिम्टम डेवलप हुई है तो हम इसके ऑपरेशन अच्छा, करेंगे सर। ये बताएं कि स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई चेंजेस आपको नजर आ रही है कि नहीं, इसी लेवल पे, जो T4 T5 के लेवल पे, जहाँ पे ये पैथोलॉजी है? सर मैं थोड़ा सा जूम करता ओके, हूँ। ओके। अच्छा, ये बताएं कि अभी हमारे पास टाइम भी कम है, आपका टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। सपोज इफ इट इज ए डिस्क एट द लेवल ऑफ D4 D5, तो आप इस पेशेंट कैसे मैनेज करेंगे? आप पेशेंट को वीकनेस है, पेशेंट इज डिफिकल्ट इन वॉकिंग, उसको पेन हो रहा है, हाउ यू सर विल तो मैनेज दिस पेशेंट? इसी स्टेज पे मैं मरीज को सर जो है सर्जिकल ऑप्शन दूंगा सर। So what are the different surgical options in this patient? सर ऑप्शंस जो है सर वो हमारे पास एक है पोस्टीरियर, एक है सर पोस्टीरियर मिड लाइन, दूसरा है हमारे साथ पोस्टीरो लेटरल सर। तो पोस्टीरो लेटरल में हमारे पास आते हैं सर कास्टो ट्रांसवर्सिक्टोमी, ट्रांसपेसिट ट्रांसपेसिट सर, और लेटरल गटर सर। इसके अलावा सर हमारे पास है एंटीरो लेटरल, तो एंटीरो लेटरल में हमारे पास कास्टो अच्छा, ट्रांसवर्सिक्टोमी आप आता कह है रहे थे कि सर। पोस्टीरियर में क्या करेंगे आप उसमें? सर पुष्टि तो हमारे पास ऑप्शन में है सर कि मिड लाइन पोस्टीरियर, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? मतलब इसमें तो हम सर पोस्टीरियर मिड लाइन में सर तो हम लिम्बेक्टोमी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है सर, और ओके, मतलब अगर कब इसको हम आपने काट। आप इंटीरियर की बात भी कर रहे हैं ना, और आप कास्ट ट्रांसवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो आप विच वन यू विल ऑफर सर इन दिस इस तरह है पर्टिकुलर कि पेशेंट? ओके सर मैं सीटी मरीज को कराऊंगा सर, सीटी सीटी छोड़ से रहे, मुझे सीटी पता। हमारे पास नहीं है, वी हैव ओनली दिस ओके सर। एमआरआई। जी, ओके सर, तो तो इसमें आप है चूंकि कौन सा ऑफर करेंगे मैं इसको? मैं सर वही उसी ट्रांसथोरेसिक पे जाऊंगा सर, क्योंकि पेशेंट को जो है ऑलरेडी डेवलप हुआ है मानो पेरिसिस, ये पेरिसिस सर, और ये जो सेंट्रोलेटरल डिस्क जो होते हैं हमारे पास हम उसमें सर, और अगर माइलोपैथी पेशेंट को डेवलप हुआ है तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्क होता है वो वही ज्यादातर वही कैल्सिफाइड भी होता है, और इस तरह की जो साइन सिम्टम देखिए, हमारे पास आपसे होते मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि आप इंटीरियर लेटरल जाएंगे या पोस्टीरियर लेटरल जाएंगे इस पेशेंट में? हैं। मैं एंटीरोलेटरल जाऊंगा, व्हाई? क्योंकि सर यहाँ पे मरीज को माइलोपैथी डेवलप हो रही है, और हमारे पास जो सेंट्रोलेटरल डिस्क होते हैं सर वही ज्यादातर माइलोपैथी काज करते हैं सर, और फिर हम इसको इसी रूट से ही जो है सर हटा सकते हैं। ओके, सो हाउ यू विल डू इट, मुझे स्टेप्स बताइए जरा जल्दी जल्दी से। Okay, sir. First, I will put the patient in park bench position, sir. Then, after GA, sir, then cleaning and draping, sir. इसके बाद सर मैं स्किन इंसिजन को जो है सर पोस्टीरियर फ्रॉम द पोस्टीरियर एंगल ऑफ द रिब सर टू द सेवरल सेंटीमीटर बियॉन्ड द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन above the level of the desk सर, इस पे मैं स्किन इंसिजन दूंगा सर। इसके बाद मैं सब क्यूटेनियस डाइसेक्शन के बाद सर मैं जो है रिब को सर मैं सब पीरियस्टल डाइसेक्शन करूंगा, ताकि मैं जो वही न्यूरोवास्कुलर बंडल है उसको सही तरीके से वो करूँ सर। इसके बाद सर मैं
रिप को हटाऊंगा फ्रॉम द कास्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन टू कास्ट्रो आप कह रहे कि पार्क बेंच पोजीशन, व्हाट इज पार्क बेंच पोजीशन और व्हाई यू आर सिलेक्टिंग पार्क बेंच इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट? मैं सर लेटरल पोजीशन पे इसको डालूंगा ना, तो इसको नहीं, तो वही फिर आप पार्क बेंच की बात क्यों कर रहे हैं? आपने तो ताकि पार्क सर बेंच मैं में डायसेक्शन शुरू किया। लेटरल पोजीशन पे सर, ताकि मुझे स्किन इंसिजन में आसानी हो सर। मैं पोस्टीरियर एंगल ऑफ द रिब टू सेवरल ओके, सेंटीमीटर अब बियॉन्ड इसमें कौन सा रिब आप काटेंगे? इसमें मैं अपर वाला रिब काटूंगा। अपर वाला कौन सा? अपर वाला, चूंकि डेस्क हमारे पास D4 D5 पे है सर, तो मैं इसका रिब जो है सर वही D4। कितना काटेंगे आप? ये डिपेंड करता है सर, यहाँ पर मैं अगर एक रिब काट लूं और अगर मुझे सही एक्सपोजर मिले तो ठीक है। नहीं, देखिए, अगर जो क्वेश्चन मैं करता हूँ यू शुड आंसर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वन रिब सर। आपने कौन सा रिब काटेंगे आप? D4 सर। D4 कहाँ तक काटोगे? फ्रॉम कास्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन टू कास्ट्रोवर्टिब्रल जंक्शन। Costovertebral junction. Can you tell me about the anatomy of the costovertebral junction of D4? इसकी कहाँ पे कनेक्शंस होती हैं? इसकी कनेक्शन सर ये T5 पे अटैच होती है ना सर, ये रिब नीचे अटैच होता है आई थिंक। D4 का हेड कहाँ पे होगा? D4 का हेड जो है सर ये D5 मतलब रिब का सर। तो रिब की बात कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ D4 सर, आई थिंक सर रिब नंबर 4 इसका हेड कहाँ पे होगा? उसकी मुझे ये जरा सर ये कनेक्शन बताएं। 5 पे होगा सर आई थिंक। आई थिंक वाली बात नहीं कर रही, सही बताएं। जो व्हेन यू आर श्योर बताएं, अगर आप ओके श्योर सर, नहीं तो मैं नहीं बताएं। श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये 5 पे अटैच होता है सर। ओके ओके, सपोज आप जो है ना नीचे आप D4 5 करें और आप D5 के हेड पे हैं, यानी रिब 5 के हेड पे हैं, तो देन हाउ वुड यू प्रोसीड फर्दर? सर मैं उसका पेडिकल जो है उसको वो करूंगा, ट्रेल करूंगा सर, पेडिकल जो होता है सर, और इसके किसका हेड को पेडिकल? ट्रेल करूंगा। किसका पेडिकल? ये वर्टिब्रा का सर, जो कौन से पेडिकल होता है वर्टिब्रा? उसको मैं सर D5 और यहाँ पर जो रिब हेड अटैच होता है उसका सर मैं करूंगा। तो कौन से वाले बताए ना। इसमें तो मेन चीज है ना कि भाई आपने अगर नंबर गलत किया तो फिर आपकी यू विल नॉट रीच टू द पर्टिकुलर पॉइंट। यस सर। ओके, आप बिल्कुल डिस्क वाली जगह पे हैं, देन हाउ वुड यू प्रोसीड फर्दर? सर तो इसके बाद सर मैं आइडेंटिफाई करूंगा सर, लेवल आइडेंटिफाई हो गया सर, तो इसके बाद सर मैं डिस्केक्टोमी करूंगा सर, और क्या है। अच्छा, वहां पे क्या प्रिंसिपल्स हैं व्हेन यू आर एट द डिस्क लेवल और आपने कंफर्म भी किया कि यस आई एम एट द लेवल ऑफ D4 D5 वर्टिब्रल डिस्क आपका बिल्कुल उसी लेवल पे है, फिर क्या प्रिंसिपल फॉलो करेंगे आप? प्रिंसिपल यहाँ पे सर? बिल्कुल यहाँ पे, यस। मेरे ख्याल में हमारा सर टाइम खत्म होने वाला है जी, तो दूसरा बहुत केस ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ, टाइम ज्यादा हमने ले लिया इसमें। रियाज साहब भी बताएंगे आपको चीजें, लेकिन इसमें देखिए स्पाइन में क्योंकि शुरू में वी हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, हमने हिस्ट्री पेशेंट तो हमें नहीं दे रहा था, हम तो जनरल बात कर रहे थे। तो जो मेन पैथोलॉजीज हैं या तो डिजनरेटिव होगी या इन्फेक्टिव या मेट्स या स्पाइनल ट्यूमर्स। तो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चंस करने हैं कि हम डिफरेंशिएट करें कि भाई ये इनमें से क्या चीजें हो सकती हैं। फिर आपने अपर मोटर और लोअर की बात की, लेकिन जब आपने एग्जामिनेशन, आई डोंट नो कि इसमें स्पाइन एग्जामिन किया कि नहीं, उस वक्त मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। इसमें स्पाइन की एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप खेरीज, मेट्स और डिजनरेटिव और न्यूप्लास्टिक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा, जो उसने लॉजिक आपने सही नहीं दी कि भाई नक्टर्नल पेन क्यों होता है। और फोर्थ, जो आपका सर्जिकल अप्रोच था, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वन। तो इसमें आप इसको जरा ठीक कर ली। बाकी दूसरा केस भी है, मेरे ख्याल में हमने टाइम ज्यादा ले लिया। तो आपका जो सर्जिकल अप्रोच है उसको आप रिव्यू कर ली टोटली। आप यानी यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई मी। जी रियाज साहब, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप बता दें। मैं अयाज को बहुत अरसे से वॉच कर रहा हूँ और अयाज बड़ा एक्टिव है हमारे इस लेक्चर प्रोग्राम इसमें वर्चुअल एग्जामिनेशन में। कभी कभी अयाज जो है ना गलत कंसेप्ट से भी अटक जाता है। जैसे मैंने उससे ये पूछा कि ऑसिफाइड लिगामेंट फ्लेवम इस पे हो सकता है, तो उसने मुझे एक चीज कही कि नहीं ये एज नहीं है। मैं समझता हूँ कि मतलब इस तरह की चीजें जो है ना मैं नहीं समझता कि आपको कंफर्म है कि ये चीजें आप इस तरह से कहें।
तो थोड़ा सा जो है जैसे अभी आपने लाल साहब भी आपसे पूछ रहे थे कि कौन सी डिस्क को कौन सी रिब को जो है काटेंगे, तो थोड़ा सा आपको सुनना चाहिए कि एग्जामिनर क्या जो है मुझसे पूछना चाह रहा है। आपने पहले टोटली गलत कहा कि मैं लैमिनेक्टमी, हालांकि देखें आपको हम जो है ना, जो एग्जामिनर है वो तो ये सोच रहा है कि कल आप भी कंसल्टेंट हैं, तो उन्होंने आपसे पूछा कि ऑप्शंस क्या हैं। अब ऑप्शन अगर 5 लिखे हुए हैं लेकिन इस पे केस के लिए एक ही ऑप्शन सही है, तो आपको उसको बताना है, ठीक है। आपसे ये कोई नहीं कह रहा है कि आप देखिए, ऑप्शन लैमिनेक्टमी का ऑप्शन तो है ही नहीं, और इस पेशेंट में तो कतई भी नहीं है, तो आप कैसे उसको पोस्टीरियर कह सकते हैं, कैसे पोस्टरोलेटरल कह सकते हैं? जब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस सिनेरियो में, तो फिर तो आपको ये कहना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि आप जो है ना, मतलब ये नहीं है कि आप बता के कहें कि नहीं ये तो बहुत एंटीरियर पड़ा हुआ है, मैं तो एंट्रोलेटर करूंगा, लेकिन बता आप लेमिनेक्टमी भी रहे हैं, पोस्टीरियर भी रहे हैं, तो ये गलत है। 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन यहाँ पे लागू होता है, आपको वही बताना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलें, कह रहा है हसान, नेक्स्ट स्लाइड। शॉर्ट शम केस साहब है, है कि शॉर्ट नहीं? केस कौन करेगा? शम्स साहब मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छा, मुझसे माजरत की थी, और उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पे आज अभी हूँगा वहां पे नेट अच्छा नहीं होगा। स्लाइड आगे, हाँ ओके, आगे स्लाइड जी। शॉर्ट केस कौन कर रहा है? अगर कोई नहीं आ रहा सर तो फिर मैं करूँ। नहीं नहीं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ जी भाई, कौन है? शाकिरुल्लाह, शाकिरुल्लाह या कोई और हो? अली गौहर और डॉक्टर शाकिरुल्लाह। कौन है जो दूसरा आ रहा है? चले यार, कोई नहीं आ रहा, आप आ जाए, ठीक है, ओके। डॉक्टर लाल शुरू करें। ओके। तो हाउ यू विल एग्जामिन अपर लिम? आपको ये वो है कमांड है, एग्जामिन द अपर लिम्स ऑफ दिस पेशेंट एंड डिस्क्राइब द रिलेवेंट एग्जामिनेशन। Okay, sir. First I will start from inspection, sir. Inspection में मैं नोट करूंगा position of the hand, sir. Position of the hand से मुझे पता चलेगा कि इसमें कोई ड्रॉप है कि नहीं है, सर, रेस्ट ड्रॉप, सर। इसके अलावा सर मैं स्कार्स, एट्रोपी, फेसिकुलेशन वगैरह जो भी है, सर, और जो स्कार है वो प्रॉबली मैं सर नोट करूंगा वहाँ पे, सर। ये जो ह्यूमरस है, सर, वहाँ पे जो दिया गया अक्सर होता है वही नोट करूंगा, सर। इसके बाद सर मैं अगर कोई ऑब्वियस एट्रोपी है तो फिर मैं मेजर करूंगा इसको, सर। इसके बाद हमारे पास आता है, सर, टोन। तो टोन में सारे जो हमारे पास जॉइंट्स है मैं उसमें चेक करूंगा, रेस्ट और एल्बो वगैरह, शोल्डर, यहाँ पे मैं टोन चेक करूंगा, सर। इसके बाद मेरे पास पावर है तो पावर में चेक करूंगा, सर, स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड में, सर। और इसके अलावा मैं अपर जाऊंगा, अपर चेक करूंगा, सर, जो भी सारे है। और मैं रिफ्लेक्सिस चेक करूंगा। रिफ्लेक्सिस मेरे पास जो रेस्ट और एल्बो ये रिफ्लेक्सिस है, सॉरी, बाइसेप और ब्रेकियोरेडियलिस एंड ट्राइसेप ये रिफ्लेक्सिस है, सर। ये चेक करूंगा, सर। और इसके बाद सर मैं सेंसेशन चेक करूंगा। सेंसेशन के बाद सर मैं आऊंगा मैनेवर्स पे। तो मैनेवर्स में मैं चेक करूंगा स्पर्लिंग, लर्मिटे, सर, पेलन और टेनल टेस्ट, सर, होफमैन साइन, सर, ये चेक करूंगा, सर। और मैं साथ ही उसी एग्जामिनर से मांगूंगा कि मैं, सर, सर्वाइकल स्पाइन और ये भी जो है, सर, ये चेक कर लूं। ये बताएं कि लुकिंग एट दिस पिक्चर आपको क्या लग रहा है? रेस्ट ड्रॉप है, सर। जब रिस्ट ड्रॉप आपको लग रहा है तो फिर आप उसमें स्पेसिफिकली जाए ना, आप क्या क्या चीज देखेंगे आप? रेस्ट ड्रॉप में मैं, सर, ये सारे जो टोन, पावर, रिफ्लेक्सिव, सेंसेशन और ये सब आपने तो चीजें सारी है की, मैंने। लेकिन इसमें कुछ चीजें अगर आपने वो नहीं की तो ये शॉर्ट केस आपका गया। इसमें क्या चीजें हैं जो आपने हर सूरत में देखनी है? सर इसमें जो है मैं एंक रेस्ट डॉर्सिफ्लेक्शन जो है, सर, वही जरूर चेक करूंगा, सर। ठीक है, सर, ताकि मुझे वहां पे पावर का पता चले, ये पावर, सर। और इसके अलावा सर मैं सेंसेशन जो है वही जरूरी है, सर, ताकि मैं वही चेक करूँ।
और स्कार में देखूंगा सर सेंसेशन कहाँ पे चेक करेंगे? वेयर यू लुक फॉर सेंसेशन, किधर चेक करेंगे आप? जो रेडियल नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर वही पे, कहाँ पे? dorsal of the hand, medial 4 fingers, 3 fingers and 1/2 sir ring. 3 fingers and 1/2 क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, laterally सर dorsal पे जो lateral है और क्या करेंगे आप? और क्या चेक करेंगे इस पेशेंट में? और सर इसमें मैं स्कार को देखूंगा कि स्कार अब ह्यूमरस पे है कि नहीं है सर, वही मेरे लिए जरूरी है। और if you are asked to ask 1 or 2 questions, तो क्या क्वेश्चन करेंगे आप उससे? सर मैं उससे पूछूंगा कि आपको कोई चोट लगी है कि नहीं है, कोई सर्जरी हुई है कि नहीं है, ठीक है सर, ह्यूमरस का सर। और सर में ये रेडिकुलापैथी से भी हो सकता है, मतलब C6-7 की जो अक्सर रेडिकुलापैथी होती है सर, तो उससे भी। कितने रेडिकुलापैथीज देखी जिसमें फुट रेस्ट ड्रॉप होता है? सर मैंने तो देखी नहीं है लेकिन पढ़ा है सर। ओके ओके, और क्या देखेंगे इसमें? इसमें सर मैं एक्जिला को देखूंगा कि कोई मतलब ट्रामा वगैरह, तो इसके स्कार वगैरह है, जो बुलेट जो भी है सर इसके जो ओके ट्रॉमेटिक। सो ठीक है, अब इस पेशेंट में ये आपके सामने है, देयर इज रेस्ट ड्रॉप, बाकी चीजें नहीं है उसमें, लेफ्ट साइड बिल्कुल ठीक है, सर्वाइकल फाइंडिंग्स भी नहीं है। सो हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? सर इसमें मैं NCS EMG करूंगा सर, और अगर सर्वाइकल MRI नहीं तो फिर MRI ठीक है उसका, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। तो सर NCS EMG। सो हाउ कैन NCS EMG हेल्प अस? सर तो हमें पता चलेगा कि मतलब इसमें सर जो रेडियल नर्व है इसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे हुई है ना सर। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन भी सामने आ रहा है कि हाउ वुड यू लोकलाइज द पैथोलॉजी? आपको ये पता चला कि इसमें रेस्ट ड्रॉप है, तो आपने एक जगह मालूम करने की भाई वेयर इज द पैथोलॉजी, तो हाउ वुड यू डू इट? तो सर इसमें जो हमारे पास वही एक नर है इंटराशियस की लॉस ऑफ सेंसेशन हमारे पास सर। ओके, सपोज इफ देयर इज जो लोकलाइजेशन हमारे बिल्कुल जो रेडियल ग्रूव में मिल रही है, तो हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट? तो मैनेजमेंट में इसके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है सर। तो कंजर्वेटिव में सर हम फिजियोथेरेपी और एक पेशेंट आपके पास आ गया, एक पेशेंट आ गया और उसकी रिसेंट हिस्ट्री है, 2-3 दिन पहले उसको ट्रॉमा हो चुका है एंड देयर इज दिस ड्रॉप, जी सर। और तो किस तरह मैनेज करेंगे आप इसको? तो सर मैं उसको इस तरह मैनेज करूंगा कि इसको उसी टाइम पे वुंड हीलिंग और फिजियोथेरेपी वगैरह उन चीजों को और पेन की दवाई दूंगा। इसको मैं कहूंगा सर कि आपने 21 डेज के बाद सर जो है इसका NCS EMG कराना है, और 21 डेज के बाद व्हाई आफ्टर 21 डेज? अगर आप अभी करें तो उसका क्या फायदा नुकसान है? अगर इसमें सर ये है कि अगर लीजन हमारे पास क्लीन है, और मतलब जो क्लीन वुंडेड लीजन हमारे पास है, तो हम फिर उसको जल्दी से उसको एंड टू एंड एनास्टोमोस करते ताकि उसकी एंड जो है सर वो स्वेल ना हो जाए। अगर इस तरह नहीं है, कोई और इंजरी है, मसलन बुलेट इंजरी है, कोई इस किस्म की मतलब जो वही इंजरी होती है डर्टी, तो फिर इसको हम टाइम देते हैं कि वुंड हील हो जाए, और जैसे ही प्राइमरी वुंड हील हो जाए तो देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, वो तो कि EMG और NCS की बात हो रही है ना, बाकी तो सर्जरी के बाद में नहीं की। आप कह रहे कि मैं 21 डेज के बाद EMG और NCS करूंगा, आप ये 21 डेज क्यों दे रहे हैं? सर कि प्राइमरी वुंड हील हो जाए, और जो इसमें इसके बाद सर जो एक्सोनल क्या है, जो वालिरियन डिजेनरेशन है। ओके 21 डेज के बाद आपने EMG की, तो उसमें क्या देखेंगे आप, और उसको हाउ वुड दैट हेल्प यू? तो सर NCS EMG से हमें पता चलेगा सर कि हम इसके लिए सर्जरी कराए ना, कोई एडहेजन है वही रिलीज करिए, अगर कोई इसमें ग्राफ्ट वगैरह चाहिए तो फिर वही करेंगे सर।
आप सर्जरी का डिसीजन कब लेंगे? सर्जरी का डिसीजन कब लूंगा सर? तो सर्जरी का डिसीजन सर मैं ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस? सर्जिकल ऑप्शन आपको सर मिल गया, आपको जिस तरह मैंने बता दिया अभी आपको कि जो रेडियल ग्रूव है वहां पे आपको लोकलाइजेशन आप कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस विद यू? ये पेशेंट सपोज सर्जिकल आपके पास आ गया, सपोज दिस पेशेंट कम्स टू यू आफ्टर 6 months और इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, and you're localizing the pathology at the level of radial groove. So what are the different surgical options? तो सर्जिकल ऑप्शन है सर कि मैं ओपन करूंगा और अगर वहां पे कोई एडहेजन है तो वही रिलीज करूंगा, अगर एडहेजन नहीं है कोई मतलब इसमें ग्राफ्ट की जरूरत है तो वही फिर मैं सर करूंगा. आप ग्राफ्ट का कब डिसाइड करेंगे? अगर एंड नहीं आ रही हो सर, मतलब एंड टू एंड एनास्टोमोस नहीं हो रहा हो या फ्रेएबल हो सर, तो फिर इसके बाद नहीं, सर. और ये आप जो ना, यानी मैंने आपसे कहा कि आपने जब खोल दिया तो वहां पे आप आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या हैं? एक तो आप कह रहे हैं कि भाई एडिशन रिमूव करूंगा, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलाइसिस और एक्सटर्नल इंटरनल न्यूरोलाइसिस. हाउ दैट इज डन? सर उसका पता तो नहीं है मैं. ओके, एंड और आप जो है ना कहते हैं कि एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करूंगा, तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? अगर सर वो एंड मिल रहे हो सर एक दूसरे को तो फिर नहीं, आप जो है ना यानी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कब करोगे? जब नर्व रिसेक्ट करोगे ना, लेकिन ये यस सर. when आप न्यूरोमा, कैसे अगर डिसाइड करेंगे? न्यूरोमा अगर हो तो वही रिसेक्ट करेंगे, और अगर मतलब एंड एक दूसरे के साथ मिल रही कोई टेंशन ना आ रहा हो तो फिर उसी के ओके, एंड टू एंड. मेरे ख्याल में टाइम उसका खत्म हो गया रियाज साहब. अच्छा भाई, इसमें इस तरह है ना कि ये देखिए, ये पेरिफेरल नर्व्स पहले जमाने में रियाज साहब पता है पेरिफेरल नर्व जरूर एग्जाम में आता था, लेकिन आजकल न्यूरोसर्जरी में पेशेंट कम आते हैं तो इसलिए एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हमने 2-3 एग्जाम में दिया भी था. पेरिफेरल नर्व एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अगर हमारे वार्ड में अगर पेरिफेरल नर्व का मरीज पड़ा है और एग्जाम हो रहा हो तो जरूर ये पेशेंट शॉर्ट केस में होगा वहां पे. देखिए, जब आपको ये रेस्ट आप मिला तो इसका मतलब है कि देयर इज पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट, तो आप बाकी नर्व्स भी देख लें. यू शुड नॉट ओनली कंसंट्रेट ऑन द रेडियल नर्व, वहाँ पे अल्नर नर्व भी है, वहाँ पे मेडियन भी है, आप उसके लिए भी एग्जामिनेशन कर लें. अगर उसमें फाइंडिंग नहीं मिल रही तो फिर आपने यहाँ जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं सबके नाम आपको पता होने चाहिए और हर एक का किस तरह करते हैं. जब रेडियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो और रेस्ट ड्रॉप हो, अगर आपने एनाटॉमिकल स्टफ बॉक्स और फर्स्ट वेब स्पेस पे सेंसेशन नहीं दी कि आपका ये शॉर्ट केस गया, आपने स्कार के लिए नहीं देखा तो नुकसान में होंगे. आपने क्वेश्चन करने 2-3 क्वेश्चन, एक तो ट्रामा का करना है, दूसरा इंजेक्शन. आपने देखा कि हमारे मुल्क में अक्सर लोग आते हैं, उनको किसी ने गलत इंजेक्शन जगह पे लगाए होते हैं, दे हैव टू रेस्ट ऑफ. फिर जो है ना, ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था ये एनसीएस का और एएमजी कब करना है, क्यों करना है, और ये जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं. तो मेरे ख्याल में ये आप लोग पढ़ लें, और बार बार अक्सर जब भी डिस्कशन होता है हम इस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि भाई पेरिफेरल नर्व्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जब वाइवा शुरू होता है तो नर्व से हट के फिर पूछते हैं कि भाई दे आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंट मसल्स वी आर नॉट सप्लाइड, और जो डिफरेंट रिफ्लेक्सेस हैं उनकी कौन सी रूट्स में इन्वॉल्व होते हैं, सब चीजों का आपको पता होना चाहिए. बाकी रियाज साहब आप भी जरा बताएं क्या करना है. बदकिस्मती से ये है कि हमारे जो यंग न्यूरोसर्जन्स है वो सोफिस्टिकेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लाइक एंडोस्कोपी और ये चीज़ें. Yes. और वैसे भी देखा जाए कि नर्व इंजरीज जो हैं, हमारे पास टीचर्स भी कम थे शुरू से लेके, और दूसरी बात ये कि लोड भी बहुत ज़्यादा है, ट्रॉमा के लोग ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, इन्फेक्शन ट्यूमर्स में. तो ये चीज़ें बड़ा कम जो है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा रूम है. अगर कोई इसको सेपरेटली लेके इसमें सीखना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ ही विल बी पायोनियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. और लेकिन थोड़ा थोड़ा अब सिर्फ 5-5 मिनट का. नेक्स्ट स्लाइड, 5-5 मिनट. दिस इज अ रेडियोलॉजी. ओके, जो बताना चाहे फौरन बताए. ये अयाज, आप आज जो है ना आपका दिन है भाई अयाज साहब. जी सर. ठीक है, और मैं बताऊं ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में ये चीजें.
यस जी, सर। इसमें आपको देखिए स्पॉट डायग्नोसिस बताएं, और इसमें जो क्वेश्चन सामने लिखे हैं, क्वेश्चन तो आपको नजर आ रहे हैं ना? जी सर। तो ये पैथोलॉजी सर। हाँ, क्या है, क्या लग रहा है आपको? सर ये ऑक्सीपिटल इनकेप्लूसील। अच्छा, आपको ये बताते चलें कि ये कंजेनाइटल नहीं है, ठीक है? सर वैसे ये तो ग्रोइंग आपको स्कल फ्रैक्चर है। ठीक है। ताकि साहब अस्सलाम आगे सर ना, ये स्कल ग्रोइंग फ्रैक्चर सर, ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर है सर। ठीक है। और अच्छा, इसमें क्या पूछेंगे आप? अगर आपने एक क्वेश्चन करना है तो क्या पूछेंगे आप? ट्रामा का। ठीक है, फिर टाइप्स कितने हैं, व्हाट आर इट्स टाइप्स? टाइप सर इसके वो स्टेज जो है हमने पढ़े। जी, क्या टाइप? नहीं पढ़ा है टाइप्स भाई। ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है, और उसको जरा बताएं कि टाइप 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, उसको ABC भी कह सकते हैं। ओके, ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर क्यों होता है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड इट? यस सर, इसमें ये होता है सर कि लीनियर स्कल फ्रैक्चर होता है सर, और इसमें ड्यूरल टियर जो है सर, वही भी उसका भी होना मैंडेटरी है सर। और फिर जो हमारे पास जो लीनियर स्कल फ्रैक्चर होता है वो बढ़ता है सर, और इसमें ये हर्निएशन इनकी होती है सर। लेकिन सर में इसमें ये होता है कि ये मोस्टली जो होते हैं वो 3 ईयर से पहले प्रेजेंट करते हैं सर। 3 ईयर जो हमारे पास होते हैं 3 ईयर से पहले प्रेजेंट करते हैं। और जो जब बच्चे को ये ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर होता है तो ये विद इन 6 मंथ प्रेजेंट करता है। विद इन 6 मंथ्स ऑफ द ट्रॉमा ये प्रेजेंट करता है। लेकिन ये ज्यादातर 85% ऑफ द केसेस में फिर हमारे पास 3 ईयर से पहले आते हैं सर, जो बच्ची 3 अच्छा, ईयर्स। ये पेशेंट आपके पास आ गया, उसकी माँ बता रही कि इसको ये 6 महीने पहले मेरे हाथ से गिरा था बच्चा, अभी ये चीज है। इसमें दो तीन चीजें आप पूछें, कुछ चीजें पूछते कुछ देख लें, व्हाट यू लुक फॉर एंड व्हाट यू विल आस्क फॉर। सर लुक फॉर सर, मैं तो इस स्वेलिंग को एग्जामिन करूंगा सर। ये नहीं, वो तो स्वेलिंग आपको भैया पता लग गया कि ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर है, तो क्या चीज बच्चे में कुछ देखेंगे आप? और ताकि मैं इसको सर जो आर्किनाइट सिस्ट है उससे डिफरेंशिएट कर दूं सर। इस पेशेंट में क्या अपोजिट साइड की वीकनेस हो सकती है कि नहीं हो सकती? इस सीटी स्कैन को देख लें, क्या इसमें वीकनेस हो सकती है कि नहीं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि व्हाइल लुकिंग टू दिस सीटी स्कैन, क्या इस पेशेंट में देयर कैन बी हेमिप्लीजिया, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है जी आपको? सर, हो सकता है सर, बिल्कुल सर। इसमें पावर देख लो उस साइड में, और आप इसमें अगर कोई एक क्वेश्चन और करे तो क्या पूछेंगे इसे? ट्रॉमा तो बता दिया उसने, और क्या पूछेंगे? इसको फिट्स पड़ते हैं कि नहीं? यस सर। हो सके ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अपनी फौरन करनी है। इसका फौरन जो है ना, इन बच्चों के लिए पता है हम क्या करते थे जब हम थे, तो इसमें एक खिलौना साथ ले जाए और को दे दे कि वो दूसरे हाथ से उठा सकते हैं कि नहीं। ओके। अच्छा डॉक्टर लाल, ये पेशेंट जो है इसको कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, हार्डली जो है मैं समझता हूँ 30 डेज का बेबी है, और इसमें क्या हो सकता है अगर ट्रॉमा नहीं है तो? ये जरा बताएं ये लोग। ताकि से बताए अगर ये ट्रॉमा नहीं है तो और क्या हो सकता है? मतलब है ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर, लेकिन ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है। यार फोर्सेप्स डिलीवरी भी तो होती है ना हमारे पास, ठीक है? तो उसमें भी किफेल हेमेटोमा होता है। तो जब ये बच्चा जो है पैदा होता है तो फोर्सेप्स डिलीवरी या डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। तो जब आपने टैप किया आपको CSF मिला, तो इसका मतलब ये दिस इज नॉट द किफेल हेमेटोमा, दिस इज द ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड बिकॉज वी आर गेटिंग लेट ऑफ द टाइम। हसाम, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ओके। जी शाकिरुल्लाह साहब।
Yes, sir. Sir, these are different types of the clips which are used for the surgery, especially for the aneurysm surgery, sir. ये सामने क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप्स, हाउ डू यू आइडेंटिफाई टाइप्स देम, व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग इट, व्हाट इज डिफरेंट एवरेज फोर्स applied by clip on the aneurysm. Yes, sir. Sir, we have the Yasser-Gill clips that is commonly used, and there are other types of the clips, and we have the permanent and the temporary clips, sir. Some clips are ये परमानेंट और टेम्पररी में कैसे फर्क करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये परमानेंट है ये टेम्पररी है जब आप उसको देखेंगे, जो आपके ट्रे में काफी सारे पड़े होंगे, किस तरह फर्क पता चलेगा? One is the color, sir. Color जो होगा, क्या कलर, क्या मतलब? Silver is permanent, golden is temporary. अगर कलर Yes, permanent, golden is temporary. ये जो सामने पड़े हैं इसमें परमानेंट कौन सा है और टेम्पररी कौन सा है? सर जो ग्रे कलर की है वो परमानेंट है, जो दूसरे कलर की है वो ग्रे तो नहीं है, कौन सा ग्रे कलर? सिल्वर होता है। ओके, अच्छा, और डायरेक्शन जो आप क्लिप अप्लाई करते हैं तो क्या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, जो इसकी वो है ये parallel to the vessel, sir. जी, Parallel to the vessel, sir. पैरेलल. Yes, sir. ओके, और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय क्लिप ऑन एन्यूरिज्म? Yes, sir. Usually, the permanent clips have the 20 Newton force that is applied, and the temporary clips have the less force as compared to the permanent clips, sir. अच्छा, परमानेंट की कितनी है? 20 Newton, sir. अच्छा, एक होते फेनेस्ट्रेटेड क्लिप्स मिलते हैं, व्हाट इज फेनेस्ट्रेटेड वन एंड व्हेन दैट इज अप्लाइड एंड व्हाट इज इट्स बेनिफिट? नहीं, वो सब कुछ मैंने शाकिर होगा, वो तो रास्ते में आपके कोई और वैसा ला देगा ना, तो उसको बोलते हैं। शाकिर साहब, जी सर. फेनेस्ट्रेटेड क्लिप्स भी होते हैं ना? यस सर, वो जो एन्यूरिज्म की स्ट्रक्चर अगर एंगल है, एन्यूरिज्म की स्ट्रक्चर अगर एंगल है और उसमें हम जो कॉमन क्लिप यूज करते हैं वो यूज नहीं हो सकती, तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं सर, फेनेस्ट्रेटेड क्लिप. कोई और नेक्स्ट कोई और सेशन है कि दो ही थे? नहीं, बस यही थे दो. एक हम जो और इसको ये रियासत ने काफी अच्छा काम शुरू किया हुआ है, और इसको मेरे ख्याल में जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं और जो एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, ऑल ऑफ देम शुड अटेंड दिस क्लासेस रेगुलरली. बिल्कुल आपकी एग्जाम की ओरिएंटेशन बनती हैं और आपको वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार मैं तो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुका हूँ. तो आज जितने भी शॉर्ट केसेस एक हो गया और जो स्टेशंस हो गए और ये लॉन्ग केस हो गए, तो इसको आप जाके पढ़ें. तो रेसिडस वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेस ड्रॉप, रेडियल नर्व इंजरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो दो शॉर्ट केस जो स्टेशंस हो गए 2-3, तो मेरे ख्याल में इसको फॉलो करें. तो मैं तो इसको आई विल अप्रिशिएट रियाज साहब को, वो ये सारी चीजें कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको, और वो मुख्तलिफ लोगों को बुला रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को बुलाना इतना आसान नहीं है. हर एक बंदा बिजी होता है और उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारे साथ एग्जामिनर आ जाए, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं. तो इसमें मेरे ख्याल में आप लोग फुल तैयारी के साथ आ जाएं, और जितनी गलती आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा. बाकी रियाज साहब आप बताएं इन लोगों को. मैं ये कहूँगा हमारे लिए अयाज और शाकिरुल्लाह दोनों जो है बहुत ज़्यादा जो है रेगुलर हैं, लेकिन मैं दूसरों को भी कहूँगा कि वो भी चांस लें. और जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये बहुत ही अच्छा फोरम है, तो ये खुदा करे ये समझ में आ जाए सारे स्टूडेंट्स को
जरूरी नहीं है कि आप जो है ना 3rd ईयर के हो या 4th ईयर रेजिडेंट के हो, आप मतलब जरूरी नहीं एग्जाम में बैठ रहे हो, आप इतना तो सीख जाते हैं। सेकंड, मैं थोड़ा सा अयाज को ये कहूंगा कि अयाज आप थोड़ा सा जो है ना अपना अपना जो है ना मॉडिफाई करें अपने आप को। मैंने देखा है कि आप बहुत सारी चीजें जो है ना इस तरह से बोलते हैं जैसे मतलब वो बुकिश नहीं होती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये चीजें मैं नहीं समझ में, जैसे एक टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ये सीपी एंगल ट्यूमर है शॉनोमा और पेशेंट की हेयरिंग जो है ना प्रिजर्व है, तो उस पे आप बहस कर सकते हैं कि भाई हेयरिंग प्रिजर्व थी तो सीपी एंगल शॉनोमा हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप ये कहते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो मैं समझता हूं कि इसको कंसिडर करें। दूसरा बात ये कि नर्व इंजरी आपका वाकई मैंने देखा बहुत जो है ना पुअर था कि आपको पता होना चाहिए। आपने कहा एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, पहले आप ये तो देखें कि उसका डेल्टॉइड सही है नहीं है। अगर डेल्टॉइड सही है तो फिर एमआरआई की जरूरत ही नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम ही फोरआर्म में है। तो आप लोग जो है ना माशाल्लाह कंसिडर बनने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप पढ़ते बहुत अच्छा है लेकिन उसको मॉडिफाई अच्छी तरीके से करें। और हमारी तो दुआ है, ये हम जो मेहनत कर रहे हैं ये आप लोग के लिए कर रहे हैं कि आप पास हों। ये हम कहते ही इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि आप लोग फेल हों। आप पास होंगे तो हमें खुशी होगी। एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन है सर। आपने बताया रियाज साहब कि इन इंट्रामीडियल लीजन देयर इज फ्लैसिड पैरालिसिस नॉट स्पास्टिक पैरालिसिस, तो इसकी रीजन क्या है सर, काइंडली एक्सप्लेन कर। बात ये कि कंप्रेसिव पैथोलॉजी, कंप्रेसिव जो होती है माइलोपैथी, उसमें अपर मोटर न्यूरॉन ज्यादा होते हैं, लेकिन इंट्रामेडुलरी की जो है वो टोटल जो है कॉर्ड में अगर है वो भी डिपेंड करता है कि कितना कॉर्ड को इन्वॉल्व किया है। अगर वो ज्यादा कॉर्ड को इन्वॉल्व किया तो फिर चांसेस जो है ना वो अपर स्पास्टिसिटी के कम होते हैं, फ्लैसिडिटी के ज्यादा होते हैं। सर दूसरी जो आपने सर जो सिटी स्कैन दिखाया, तो जो सेपेल हेमाटोमा होता है उसमें तो एक्स्ट्रा क्रेनियल हेमाटोमा होता है। अगर हम ये सिटी स्कैन देखें, अगर हम ये सिटी स्कैन नहीं देखा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन अगर हम इस तरह सिटी स्कैन देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सेपेल हेमाटोमा हो सकता है। नहीं, सीटी स्कैन में तो बाकायदा फ्रैक्चर है, ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर है ना, उसमें तो आपको नजर आ रहा है। उसको उसमें आपको लग रहा है कि जो है ना आर्कनाइट जो है फैला हुआ है और सीएसएफ कलेक्शन भी है, तो उस पे तो आप नहीं कह सकते कि ये केफेलेमेटोमा है। अगर सिटी स्कैन नहीं देखा है तो फिर तो आप उसको टैप करें, आपको पता लग जाएगा कि ब्लड है या सीएसएफ है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाल, थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह वी विल सी सून। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।